इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरमीडिएट हिंदी, हिंदी का मतलब साहित्यिक हिंदी। अब देखिए, मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ, कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन से निबंध आदि महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में बस चंद दिन शेष हैं। आइए बात करते हैं। पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा नंबर 1, हिंदी गद्य का विकास। ये 5 नंबर का प्रश्न होगा और इस पर पाठों पर आधारित लेखक और रचनाएं, इस क्षेत्र से प्रश्न किए जाएंगे। आपकी हिंदी के जो निबंध हैं, गद्यांशों के जो लेखक हैं, उन पर आधारित प्रश्न आएंगे। जितने लेखक हैं उनके बारे में, उनकी सारी रचनाओं को अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये 5 नंबर आपके सही हो जाएंगे। पाठों पर आधारित लेखक और रचनाएं आएंगी। जैसे पहले लेखक हैं श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। अब वासुदेव शरण अग्रवाल का जो प्रमुख उनका निबंध है वो है पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, वाग्धारा। पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, वाग्धारा, अगर आप ये तीनों तैयार कर लेंगे तो एक प्रश्न इनमें पक्का आना है। आपके अशोक के फूल नामक पाठ के लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी 2-3 रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। 3 इनके बड़े निबंध हैं। इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हैं, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। इतनी अगर आप तैयार कर लेंगे तो इनमें से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं। और इस पर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इंटरमीडिएट की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें मेरे 3-4 वीडियो हैं इस पर, और वह ऐसे वीडियो हैं जिनमें से ही प्रश्न आते हैं। मैं बहुत चुनकर आपके लिए लाता हूं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी काव्य का विकास। अब ये आधुनिक काल है, बस आपके कोर्स में आधुनिक काल याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी काव्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ आधुनिक काल है। इसलिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, ये जो 6 पॉइंट में काल विभाजन है, इन पर सारे कालों के प्रमुख कवि जो प्रवर्तक रहे हैं, जिनके नाम से काल चला है, उनका समय, उनकी प्रमुख रचनाएं तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आएगा। और हाँ, प्रमुख गद्य विधाएं भी देख लीजिएगा ऊपर वाले से। एक वीडियो इस पर भी है, प्रमुख काव्य रचनाएं, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तीसरा आएगा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। याद रखिएगा कि आप गद्यांश अगर पढ़े रहोगे तभी आप उत्तर दे पाओगे, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कि किस पाठ से आया है, ये सारा बेकार हो जाएगा। बना बनाया खेल, साल भर का मामला खराब हो जाएगा। इसलिए जो आपको पढ़ना है वो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2 पाठ पढ़ लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। दोनों में से एक गद्यांश आपका कंफर्म है, 2 राय है ही नहीं। और हाँ, पहला प्रश्न होगा कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ बड़े कायदे से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब अंडरलाइंड होगा, गद्यांश में रेखा खींची होगी, उनकी व्याख्या करनी होगी। उसकी व्याख्या में थोड़ा मामला खराब हो जाता है, बहुत से बच्चे व्याख्या नहीं कर पाते। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ निकलेगा। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो जो लाइनें लिखी हैं आप उन्हीं लाइनों को उतार देना, अंत में अर्थात, किंतु, परंतु लगाकर 1-2 वाक्य जोड़ देना, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब बाद के जो 3 प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके गद्यांश में छिपे हैं। आपको गद्यांश 2-3 बार पढ़ना है, उत्तर निकल आएगा। उसी गद्यांश में उत्तर होता है, अलग से कहीं नहीं होता। तो इनके लिए 2 पाठ, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। प्रश्न नंबर जो 4 आएगा वो होगा पद्यांश और उस पर एक प्रश्न, एक कविता आएगी। 2 कविताएं पूछी जाएंगी अथवा करके, एक आपको करना है, 5 प्रश्न होंगे। अब प्रमुख कविताएं क्या क्या हैं? प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2 कविताएं इनकी हैं, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, इसे देख लीजिएगा। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की, कैकेयी का अनुताप श्री मैथिली शरण गुप्त की, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, नौका विहार पंत जी की, मैं नीर भरी दुख की बदली, अंतिम गीत महादेवी जी का पक्का है।
और अभिनव मनुष्य दिनकर जी का। इतनी कविताएं अगर आपने पढ़ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और हर प्रश्न का उत्तर देना है आपको, कुछ ना कुछ लिख जरूर देना बस, क्योंकि ये जो 10 नंबर है ना, ये इसके ये दोनों पक्के हैं हर हाल में आएंगे। अगला देखिए, 5वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, क और खा। इसमें जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय बगैर जीवन परिचय के कंप्लीट नहीं होता। तो आप जीवन परिचय एवं रचनाएं लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का आ गया, तो ऊपर हेडिंग डालिए साहित्यिक परिचय डैश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और उनका जीवन परिचय लिख दीजिए और उनकी रचनाएं लिख दीजिए। ये 80 शब्दों में लिखना है, मतलब 1 पेज में लिखना है। 1 पेज में लिख देंगे अगर आप, तो आपको ये 4 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। और वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल कलाम, 3 लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, पक्का है, इनमें से 2 होंगे। अगला 5 का ख आएगा, कवियों का साहित्यिक परिचय। कवियों का साहित्यिक परिचय 1 पेज में 80 शब्द का मतलब 8 लाइन हो गई, लेकिन 8 लाइन लिखने से उत्तर अंक नहीं मिलेंगे, आपको 1 पेज लिखना होगा। मैथिली शरण गुप्त, श्री जयशंकर प्रसाद, श्रीमती महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, इन 4 का अगर आपने तैयार कर लिया तो कम से कम 2 होंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा आती ही आती हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, ये कहानी होगी। अब आपके पास 3-4 कहानियां हैं। प्रमुख कहानी है पंचलाइट, कर्मनाशा की हार, आप 2 कहानी तैयार कर लीजिए। तीसरी कहानी बहादुर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ लें। और पंचलाइट और कर्मनाशा की हार, ये दोनों वीडियो मेरे पास हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत थोड़े में मैंने बहुत अच्छी चीज आपको समझा दी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहानी क्या पूछी जाएगी? या तो सारांश पूछा जाएगा, या कहानी कला के तत्व पूछे जाएंगे, या फिर नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। और जो भी पूछा जाएगा, अगर आप 1 से 1.5 पेज में लिख दोगे तो 5 में से 3 या 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 में से 5 नहीं मिलता। 5 में से 5 जब मिलता है जब आप बिल्कुल टाइप कर दो, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो और आपने कोटेशन लिखे हो, बीच के उदाहरण, जैसे पंचलाइट है। अब पंचलाइट के 3-4 डायलॉग आपको लिखने हैं। जैसे छड़ीदार जब पंचलाइट लेकर आता है तो कहता है कि रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, और सरदार अंत में कहता है कि खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा 7 खून माफ। इस तरह के 3-4 डायलॉग अगर आप लिखेंगे हाईलाइट करके काले से, तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर आपने 1.5 पेज में इसका सारांश भी लिख दिया तो 4 अंक आपके पक्के हो गए। और 7वां प्रश्न है खंडकाव्य। 7वां प्रश्न खंडकाव्य। एक खंडकाव्य है। अब खंडकाव्य मंडल और जिले वाइज होता है, मतलब पूरे प्रदेश में 6 खंडकाव्य पढ़ाए जाते हैं अलग अलग। मुक्तियज्ञ, त्यागपथी, आलोकवृत्त, रश्मिरथी, सत्य की जीत और श्रवण कुमार। आप ये पता लगा लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य इन 6 में पढ़ाया जा रहा है, उसी का उत्तर आपको देना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा खंडकाव्य, उन्होंने कभी किताब नहीं छुई, न कभी स्कूल गए, तो उन्हें ये लगा कि श्रवण कुमार, सब जानते हैं श्रवण कुमार की कहानी, माता पिता के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने आओ देखा न ताओ बस श्रवण कुमार की कहानी लिख दी। अगर आपके पाठ्यक्रम में श्रवण कुमार नहीं है तो नंबर नहीं मिलते। आपको अपना ही खंडकाव्य लिखना है। इसके लिए आप अपने टीचर से पता लगाएंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ाया जा रहा है। तो ये 7 प्रश्न हो गए। अब ये खंडका के हैं, खंडका। अब अगला है खंडखा। खंडखा जो कि व्याकरण का है, उसे और गौर से सुनिएगा। अब खंडखा देखिए, खंडखा प्रश्न नंबर 8 2 खंडों में है, क और ख। का में क्या आएगा? संस्कृत गद्य खंड। 2 संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे जिनका संदर्भ और अनुवाद आपको करना है। तो 1 लाइन में संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में कोई लेखक या कवि नहीं होता है संस्कृत में। और जो ये 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, 7 नंबर का पूछा जाएगा। और 7 के 7 आपको मिल सकते हैं, बस आप बढ़िया सा अनुवाद कर दें। अब महत्वपूर्ण पाठ देखिए, संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञो सर्वज्ञ, जातक कथा और महामना मालविया। ये मेरे हिसाब से 4 महत्वपूर्ण पाठ हैं, और 4 में से आपको 1 संस्कृत का गद्य खंड मिल ही जाएगा। और मुख्य रूप से संस्कृत भाषा या महत्वम,
आत्मज्ञ और सर्वज्ञ और जातक कथा, इन तीनों को ही अगर आपने पढ़ लिया तो इन तीनों से 2 जरूर आएंगे। अब खा की बात करते हैं। संस्कृत पद्य खंड, संस्कृत में एक श्लोक आएगा, एक गद्यांश आएगा पहले, बाद में एक श्लोक आएगा, और 7 नंबर का ये भी है, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद, हिंदी अर्थ है। अब देखें कि आपके पूरे पाठ में एक ही पाठ है जो श्लोकों का है, और वो है सुभाषित रत्नानी, एक ही पाठ है इंपॉर्टेंट। और सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोकों की हिंदी व्याख्या तैयार कर लीजिए, आपका 7 नंबर पक्का है। अगर आपको कहीं इसकी हिंदी व्याख्या ना मिले तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में कक्षा 12 सर्च कर लीजिए, और मैंने महत्वपूर्ण पाठों की हिंदी व्याख्या दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न संस्कृत में पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे जिनका आपको उत्तर संस्कृत में ही देना है। प्रश्न संस्कृत में, उत्तर संस्कृत में। और वो महत्वपूर्ण पाठ क्या है? आत्मज्ञ सर्वज्ञ, जातक कथा, महामना मालवीय और महर्षि दयानंद। इनके ऊपर के 2 3 प्रश्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 4 नंबर का है, 4 नंबर का। और लिख जरूर देना कुछ ना कुछ, छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 10 3 खंडों में है, क ख ग, रस, छंद और अलंकार। बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। और अगर आपने परिभाषा उदाहरण, 1 लाइन की परिभाषा, 2 लाइन का उदाहरण अगर ये लिख दिया तो 2 नंबर आपके पक्के। और मेरा वीडियो है रस, छंद, अलंकार का अलग अलग बहुत छोटे छोटे उदाहरण और छोटी परिभाषा के साथ, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब देखें रस में क्या है? श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण। 4 रस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पता नहीं कौन सा आ जाए। 2 नंबर का। छंद में क्या है? दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे। ये चारों अगर आप पढ़ लेंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। अगला अलंकार। अलंकारों में देखो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हैं। मतलब शब्दालंकार का मतलब है अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार का मतलब है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, बाकी पीछे वालों को छोड़ दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है 9 नंबर का। 11वां प्रश्न 9 नंबर का है, निबंध। और निबंध होता क्या है कि बहुत से विद्यार्थी 1 पेज का निबंध लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाता है। आपको कम से कम 3 पेज का निबंध लिखना है, और रूपरेखा के साथ लिखना है, क्योंकि 2 नंबर रूपरेखा के भी होते हैं। रूपरेखा समझते हैं? जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है, तो नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 पर्यावरण का अर्थ, नंबर 3 प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। अब उसमें पॉइंट नंबर 1 ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद पर्यावरण से नुकसान, और अंत में उपसंहार। तो आपने 6-7 हेडिंग बना दी। अगर आपने 6-7 हेडिंग बना दिया है तो आपका लिखने का मैटर बढ़ जाएगा। और अगर आपने हेडिंग नहीं बनाई तो एक ही पेज में सारा मसाला खत्म हो जाएगा। इसलिए हेडिंग, रूपरेखा बनानी बहुत जरूरी है। अब जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। इन चारों को अगर आपने देख लिया तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 12 का है संधि। अब संधियों में स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधियां हैं। 2 नंबर की पूछी जाएंगी ये। संधियों में स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां हैं। अब स्वर संधि में क्या है कि एचो, एवा, यावा, एंग पदांतादति और एंग पर रूपम, 3 संधियां हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे चैनल की, और कक्षा 12 उसमें देख लीजिए, और उसमें कक्षा 12 संस्कृत व्याकरण सर्च कर लीजिए। मैंने पूरा संस्कृत व्याकरण बहुत कायदे से समझा कर ऐसा पढ़ाया है कि अगर आपने एक बार भी देख लिया तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने कक्षा 6 से 12 तक संधि नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वो आज समझ जाएंगे, बशर्ते अगर आप पढ़ लीजिए तो। ख समास। 2 समास हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय है। समास बहुत सरल होता है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों की समझ में नहीं आता, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। अगर 2 समास, आपको 6 समास नहीं 2 समास पढ़ना है, 2 नंबर के, दोनों अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 का है शब्द रूप। अब शब्द रूप में क्या है, नामन और आत्मन, दो शब्द रूप हैं, दो आपको रूप तैयार करने पड़ेंगे तभी ये 2 नंबर मिलेंगे। धातु रूप स्थापनी। देखो धातु रूप एक ही तरह के तर्ज पर चलते हैं। जैसे आपने पठत पठता पठंती, पठ धातु का रूप तैयार कर लिया, ऐसे ही स्था धातु का रूप चलेगा तिष्ठत तिष्ठता तिष्ठन्ति। ऐसे ही पा धातु का रूप चलेगा पिबत पिबता पिबंती। नी धातु का रूप चलेगा नयत नयता नयंती। तो आप एक धातु का रूप लट लोट लंग बिधलिंग और लिट 5 लकारों में तैयार कर लीजिए तो सारे रूप उसी तर्ज पर तैयार हो जाएंगे। 2 नंबर का। और ग आएगा प्रत्यय। अब प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के मूल रूप से 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आपसे कृत प्रत्यय पूछा जाएगा और कृत प्रत्यय से सबसे छोटा सा कत और कत्वा, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत कायदे से समझाया है, आपको बात समझ में आ जाएगी। और 13वां का घ है विभक्ति परिचय। अब विभक्ति परिचय का मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो कक्षा 12 के प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोज में पहुंच जाइए, मेरे सारे वीडियो आप देख लेंगे। और उसमें विभक्ति परिचय बहुत सरल वीडियो है, छोटा सा है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, ये द्वितीय विभक्ति का है। फिर एनांग विकार तृतीया सहयुक्त प्रधाने और नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच चतुर्थी। विभक्ति परिचय देख लीजिएगा और नहीं तो आप अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 14वां अनुवाद। 2 सरल वाक्य आएंगे, 2 सरल वाक्य हिंदी में दिए रहेंगे, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है। जैसे आप हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य का संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। 2 वाक्य आएंगे, 2 वाक्य, और 4 नंबर का होगा वो। अगर आपका अनुवाद सही हो गया तो आपको 4 के 4 मिल जाएंगे। अब अनुवाद करने के लिए आपको रूप याद होना चाहिए, अनुवाद करने का तरीका आपको याद होना चाहिए। मैंने अपने संस्कृत व्याकरण के वीडियो में अनुवाद करने का तरीका भी बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस तरह मैंने आपको जो आपके 14 प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी या हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण पाठ हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सबका निचोड़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसे देख लीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी परीक्षाएं दीजिए। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामना।